हेलो एस्पिरेंट। वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस चैप्टर में हम यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। इस पर लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर किया है हमने। साथ ही हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हुए चलेंगे और यूपीएससी के जो ऑप्शन होते हैं उसको भी एनालाइज करेंगे डीपली, जिससे यूपीएससी जो ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है हम समझ सके, ताकि फ्यूचर के आने वाले क्वेश्चन को हम इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ये जो पार्टिकुलर चैप्टर है, इसमें आज हम प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और गवर्नर के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दो पार्ट रहेगा। लगभग इस वाले पार्ट में 2026 से लेकर 2013 के क्वेश्चन कवर करेंगे। 26 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फिर भी हम 2025 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का, जिससे मेरे चैप्टर के क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है। हमें पता है जो यूनियन और स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट 5 में दिया गया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 में। आर्टिकल भी आपको याद रखना है मोटा मोटा, जब भी क्वेश्चन है यूनियन एग्जीक्यूटिव पे आप इंट्रो में ये कोट कर सकते हैं। पार्ट 5 और पार्ट 6 है ना। आर्टिकल यूनियन एग्जीक्यूटिव हो जाएगा आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में, आर्टिकल 153 के लेकर 167 के बीच में, 167 के बीच में स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा। हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है वो यूनियन में तो क्या है, प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल वगैरह है, ठीक है। और गवर्नर, स्टेट में क्या है, गवर्नर है, फिर सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, एडवोकेट जनरल है, ठीक है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं, ये क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं ना। क्या बोलते हैं, डी ज्यूरी हेड होते हैं, ठीक है। सभी सारे एग्जीक्यूटिव के जो काम इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये क्या होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, तो उसमें क्या होता है, जो वो मोस्टली जो होते हैं एड और एडवाइस पे काम करते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। ये याद रखना है। और ये जो हमें याद रखना है, ये जो हमारा क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि पॉपुलर हाउस होता है, ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। ये कहाँ दिया है, आर्टिकल 75 क्लास 3 में दिया है, ठीक है। और स्टेट का जो, जैसे हमें पता है एक मैजिक नंबर हमने बताया था 89। अगर जो सेंट्रल का जैसे 75 क्लास 3 है, तो अगर वो 75 में अगर आप 89 जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे तो स्टेट का आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो का होगा तो 180 64 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आर्टिकल को याद रखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि जो सारे एक्सरसाइज जो होते हैं उन्हीं के गवर्नर और प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। एग्जीक्यूटिव के जो सारे काम होते हैं हमें पता है कि सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव के सारे काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, और स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं वो गवर्नर के द्वारा लिए जाते हैं। अपॉइंटमेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे पीएम को अपॉइंट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर है उनको भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है। और गवर्नर जो अपॉइंट करते हैं सीएम को अपॉइंट करते हैं, और स्टेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। टेन्योर हमें पता है कि जो मिनिस्टर के जो होता है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर होते हैं, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के में ये अपना ऑफिस ग्रहण करते हैं। सेम गवर्नर भी होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में गवर्न करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और सेरेमोनियल हेड में अंतर पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं, बट ऑर्डिनरी एक्सरसाइज देम थ्रू मिनिस्ट्रियल एडवाइस। मतलब वही है कि सेरेमोनियल हेड हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड भी हैं, इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी आ जाता है, कुछ गवर्नर के पास तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, और कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशनल पावर प्रेसिडेंट के अंदर पास भी आ जाता है। ये मोटा मोटा इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन हमारा जो एसओपी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे, फिर देखेंगे कि मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके करेक्ट मैं आंसर पे कैसे पहुंच रहा हूँ, ताकि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल है ना, वो भी इनहांस हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या पूछा है। 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट पूछा है, पहले ये देखना होता है, ठीक है। क्या विथ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। An ordinance can amend any central law. An ordinance can amend any central law. Why not? ठीक है, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड क्योंकि कोई भी सेंट्रल लॉ होती है, प्रेसिडेंट उसको अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट। क्यों? ये गलत है। क्यों? जो भी लिमिटेशन का उस पे होता है, लेजिस्लेचर पे होता है, वही जो लिमिटेशन होता है आर्टिकल 1 2 3 में हमारे उस पे भी होता है, ऑर्डिनेंस पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑर्डिनेंस है, फंडामेंटल को एब्रिज नहीं कर सकता। तो करेक्ट पूछा है तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए।
एंड ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, ये बिल्कुल ठीक है। जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है वो सिविल लॉ में अप्लाई होता है, ठीक है। जो सिविल सिविल लॉ होता है उसमें अप्लाई होता है। जैसे सपोज दैट कोई टैक्सेशन का प्रोविजन है, हम उसको मान लीजिए 2026 में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ऑर्डिनेंस के द्वारा, लेकिन हम उसको हो सकता है बैक डेट से 2013 से लागू कर दें, ये भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ऑर्डिनेंस को हम बैक डेट से इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस में क्या होता है, इसमें यही कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जो भी लिमिटेशन जो होता है, जो स्टेट के लेजिस्लेचर पे मतलब पार्लियामेंट पे होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर के ऊपर होता है, इसे वो पार्लियामेंटरी राइट को अब्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, लेकिन सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव होता है। अगर क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, वो आर्टिकल 20 का वायलेशन हो जाएगा। उसमें क्या दिया है, इसमें वही दिया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। जो कोई क्रिमिनल लॉ है उसको हम बैक डेट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें यही चीज जानना था आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन है। अगेन 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिया, हमें करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्पीयर द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हिज हर ओन डिस्क्रिप्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे पास यही यहाँ पे अंतर है, जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर में जब अंतर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होता है। जब मान लीजिए किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिला तो किसको पीएम अपॉइंट करना है, ये अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर जो होता है, इनमें पता है ना, ये फेडरल सेटअप में ये ट्राइबल वेलफेयर के लिए होता है, तो इनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या हमारे पास कि जो प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 200 में दिया है, जो प्रेसिडेंट है ये खुद ही स्टेट के कोई लेजिस्लेचर को अपने वो रिजर्वेशन अपने कंसेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं क्या? नहीं, वो गवर्नर के रूट्स के ही द्वारा जाता है, ठीक है। हमेशा ये गवर्नर के रूट के द्वारा ही जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें आएगा। और अभी हमें पता है कि जो तमिलनाडु गवर्नर केस था, ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। फिर जो फिर हमारा आर्टिकल 143 में जो हमारे प्रेसिडेंट थी, ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा एडवाइजरी ओपिनियन भी लिए हैं, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। ये याद रखना है, गवर्नर के रूट के द्वारा जाता है, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट सो मोटो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट रिजर्व ए बिल, वो सो मोटो में, ठीक है, गवर्नर के थ्रू जाता है। और ये आर्टिकल आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट था इसमें। इसमें यही चीज है आपको कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में जो डिस्कशन है, उसको ये याद रखना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसमें सिचुएशनल है। और आर्टिकल 20 में याद रखना है कि सो मोटो नहीं प्रेसिडेंट ले सकते, गवर्नर के रूट के थ्रू आ ही आता है उनके पास, ठीक है। आगे देखते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन है, करेक्ट मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। पढ़ते हैं। देखो, the governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duty of his her office, ये बिल्कुल ठीक है। जितने भी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के जितने भी काम है गवर्नर के नाम पे लिए जाता है, लेकिन वो मोस्टली एड और एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। उनको कोई कोर्ट में आंसरेबल नहीं ठहरा सकता। और ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, तो इसमें कोई लेजिस्लेचर या जुडिशरी है इंटरव्यू नहीं कर सकता, उसको आंसरेबल नहीं ठहरा सकता, ठीक है, ये याद रखना है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट और गवर्नर में यही है कि रूल ऑफ लॉ में, इसने पता था आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन है, आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। और कोई क्रिमिनल खिलाफ नहीं भी लिया सकता अपने ऑफिस के दौरान, उनको पहले जो चल रहा है वो भी उनको उसमें भी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमेशा याद रखना है। अभी एक्चुअली वेस्ट बंगाल में कुछ इशू हुआ था कि गवर्नर के खिलाफ एफआईआर हुआ था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वायर्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है ये। तीसरा क्या स्टेटमेंट दिया है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन द एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सो सेड विद इन द हाउस, हमने फिर वही बोला ना, ये बिल्कुल, ये क्या है, ये इनका वो प्रिविलेज है, ठीक है, ये प्रिविलेज है
इनका प्रिविलेज है, आर्टिकल 194 में दिया है, क्योंकि कुछ भी कहें वो, उनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो हाउस में कुछ भी कहें, उनको कोई आंसरेबल नहीं ठहरा सकता। अगेन यही प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि वो फ्रीली फ्रेंकली कुछ भी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा सके, ठीक है, अपना ओपिनियन रख सके, इसलिए प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। अगर कुछ ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए अपना प्रिविलेज को अपना वो वायलेट करते हैं, तो उसमें कोई पार्लियामेंट्री कमेटी उसको वो अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल द थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको याद रखना है कि जो 361 कैसे रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन है, और इसमें यही है कि जो उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता, 361 दिया है अभी, और 194 आपको याद होना चाहिए कि कोई ये हमारे पास प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ेंगे तो 105 होता है ये हमारा एमपी वगैरह के लिए, 194 जो होता है हमारा एमएलए वगैरह के लिए, एमएलए और एमएलसी के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, हमेशा आर्टिकल ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो जब यूपीएससी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें प्री मेंस में अगर एक कोड करेंगे तो पता चलता है कि आपके अच्छे से पढ़ा है आपने, ठीक है, आपको एक दो नंबर एक्स्ट्रा ही मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्डनिंग पावर देखिए ना, हमने पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट का होता है, पार्डनिंग पावर गवर्नर का होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है, ये सिर्फ सेंट्रल लॉ के में पार्डन कर सकते हैं, दूसरा ये क्या होता है, ये डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, तीसरा ये कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकते हैं, यही तीन पावर इनके पास नहीं होता है। गवर्नर क्या होता है, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, उसके मतलब डेथ सेंटेंस को मान लीजिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट में बदल दिए, लेकिन उसको कंप्लीटली पार्डन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। तो इनका जुरिडिक्शन स्टेट लॉ में होता है, और बाकी सारा जो होता है ये चीज पढ़ते हैं, इसके इस बैकग्राउंड के आधार पर पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया है, अगर प्रेसिडेंट आर्बिट्री एक्शन लेते हैं, कोई मैलाफाइड इंटेंशन से लेते हैं, विदाउट एनी कोई फैक्चुअल ग्राउंड पे लेते हैं, तो उसको लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हमने बताया ना मिनरवा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग इज अबव जुडिशियल रिव्यू, एक तरह से लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इंटर कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू होता है, ठीक है। करेक्ट स्टूडेंट पूछा, ठीक है, तो पहला सही हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा है क्या, नहीं, उनको ये जो प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्डनिंग पावर वो होता है, या गवर्नर जो होता है पार्डनिंग पावर होता है, वो एड और एडवाइस पे करते हैं, एड और एडवाइस पे करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ये याद रखना है हमेशा। एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको उनको एडवाइस करती है, ठीक है, कि किसको पार्डन किया जाए, किसको नहीं किया जाए, तो इनका डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है, आगे देखते हैं, आंसर वही हो गया। अब इसमें ये भी याद रखना, देखिए ये केस आपको याद रखना है, ठीक है, ये है केहर सिंह केस और इपुरू सुधाकरण केस में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये केस आपका हमेशा याद रखेंगे, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू उसमें एप्लीकेशन होता है, ठीक है, याद रहे। और ये हमेशा एक्सरसाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थे, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने ये दे दिया आपको रिवीजन के लिए दे दिया है कि जो 5 तरह के जो पार्डनिंग पावर होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखना है इसको। तो पहले पार्डन क्या होता है, कंप्लीट रिलीज हो जाता है, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा उसको, ठीक है, याद है। कम्यूटेशन, कम्यूट का मतलब होता है कि रिड्यूस का सिवियरिटी कम्यूट के समझ दैट ना, कोई मान लीजिए कि किसी को रिगरस इम्प्रिजमेंट दिया है, तो उसको बोल देगा कि सिर्फ सिंपल इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, तो एक क्या होता है कि उसको जो फॉर्म है, मतलब उसका जो सीवियरिटी है वो कम कर दिया जाता है। रिमिशन में पता है था, रिड्यूस का जैसे ड्यूरेशन कर दिया कर रिमिशन में क्या होता है, मान लीजिए 14 साल की सजा थी तो उसको 7 साल में कर देंगे, ठीक है, इसमें नेचर नहीं बदलता, उसमें रिगरस ही प्रेजेंट है तो उसको रिगरस ही रहेगा, नेचर ऑफ द क्राइम नहीं बदलता, पनिशमेंट नहीं बदलता, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो कर कम होता है। तो रिमिशन, कम्यूशन, पार्डन में सब अंतर है। फिर रिस्पाइट पता है स्पेशल केस होता है, लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल एक्ट, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको फांसी की सजा हो गई, तो स्पेशल केस में उस पे स्टे लगाया जाता है रिस्पाइट में, ठीक है, तो ये याद रखना है। और रिप्राइव तो हमें पता है कि टेम्पररी स्टे होता है, ठीक है, ये टेम्पररी रिप्राइव में होता है कि टेम्पररी, मान लीजिए सपोज दैट कोई किसी को फांसी की सजा हो गई, और हमारे पास कोई है, क्या होता है कि मान लीजिए उसके पास कोई फिर से कोई नया फैक्ट आ गया, या इस पे उसने उसके प्रेसिडेंट के पास पार्डन के लिए दिया है, तो टेम्परेरी उसको रिप्राइव कर दिया जाता है, कि टेम्परेरी सस्पेंशन उसको रोक दिया जाता है, और टेम्परेरी स्टे लिया जाता है उस पर,
फिर बाद में जब पार्डनिंग जो गवर्नर का या प्रेसिडेंट का जो फाइनल आ जाता है ऑर्डर, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो ये पांचों आपको याद रखना चाहिए, ये हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा यह है कि हिस्टोरिकल द इसमें गवर्नर उसमें क्या अंतर है आपको याद होना चाहिए कि कोर्ट मार्शल केस में और डेथ सेंटेंस में, और एक वही सेंट्रल का एक्ट में, ठीक है। इसमें तीनों में सिर्फ गवर्नर सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। पहला पढ़ते हैं। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या, ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये गवर्नर नहीं करते हैं। गवर्नर का कंसल्टेशन लिया जाता है, लेकिन गवर्नर का कंसल्टेशन लिया जाता है, लेकिन डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। याद रखिए, ठीक है। हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी एज ए पर्टिकुलर। बताया ना कि हमने उस दिन बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एक ही शेड्यूल कास्ट का लिस्ट होता है, एक ही शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट होता है। एक बार प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा पहले लिस्ट जारी करते हैं, फिर उसमें पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, ठीक है। स्टेट के पास इसके पास पावर नहीं होता है। लेकिन अभी देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि क्या होता है कि स्टेट जो होते हैं वो इसको सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ना कि मैं बताया कि दलितों में कुछ मोस्ट दलित होते हैं, महादलित होते हैं, इस तरह से ना एक्सट्रीमली बैकवर्ड होते थे। इस तरह से उनको सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये देवेंद्र सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जहाज ठहराया, लेकिन लिस्ट एक ही होता है। उसी विद इन द लिस्ट में वो कुछ किसी का कम्युनिटी को मोस्ट बैकवर्ड कर सकते हैं, किसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। ए कम्युनिटी डिक्लेयर एज ए शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी इन सदर अदर स्टेट। ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। आप देखेंगे बहुत सारे यूपी ही, अगर यूपी हो गया, बिहार हो गया, अगर आप इसमें उत्तराखंड देखेंगे तो इसमें देखेंगे किसी कम्युनिटी कोई यूपी में है, एसटी है, तो बिहार में एसटी नहीं है। यूके में उत्तराखंड में एसटी है तो यूपी में नहीं है। तो इस तरह से तो ये बिल्कुल स्टेट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। याद रखना है कि जो 3T40 में है क्योंकि ये है प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन नॉट द गवर्नमेंट। और लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है, गवर्नर को कंसर्न करते हैं, ठीक है, कंसल्ट करते हैं। ये याद रखना है आपको आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 342 में जो होता है, ये उसका दिया गया कौन कौन सा ये होता है ना, ये वो है क्लास की, मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा एससी है, एसटी है, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 का क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। इसी बार देखिए इसमें ये भी ध्यान रखना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 में ये होता है। ये नहीं पूछा है कौन स्टेटमेंट 1 ठीक है या 2 ठीक है, इन दोनों तीनों में कितने स्टेटमेंट ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ठीक है कि 2 स्टेटमेंट, इस तरह से मार्क करना है। उस साल बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। तो यूपीएससी आजकल इस यहाँ भी ट्रैप कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by his or her in name performance of duty office of before the date of decision become invalid। क्या दिया है इसमें? इसमें ये दिया है कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट, हमने बताया था उस दिन आपको ना, हमारा जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट के लिए बताया था, एमपी एमएलए कहाँ जाते हैं? एमपी एमएलए जो जाते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, एमपी एमएलए हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, इनका जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर सपोज दैट कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए आज प्रेसिडेंट अपॉइंट किए, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, यहाँ पे जाके इस डेट में सुप्रीम कोर्ट ने उनको नल एंड वाइड कर दिया, उनका बताया कि ठीक है, उनका जो वो है उनका इलेक्शन जो है वो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वायर्ड कर डिक्लेयर कर दिया। इस बीच बीच सुप्रीम ये जो प्रेसिडेंट जितने भी डिसीजन लेंगे, उसको ये पता है कॉन्स्टिट्यूशनली नल एंड वायर्ड नहीं कर सकते, ये वायर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। क्योंकि यार क्यों इसका इसे पीछे का रैशनल जानना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट क्या होते हैं, मोस्टली एडेड एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि कोई कंट्री है ना, कि ये नेशन कैन नॉट बी ए स्टेटलेस, है ना, हमेशा स्टेट होना ही चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट का इतना इमरजेंसी पावर वगैरह होता है। सपोज दैट उस समय कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, अगर मान लीजिए कि उस दौरान कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया, तो क्या इलेक्शन वो क्या इमरजेंसी हमारा डिजॉल्व हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी तो अनफॉर्चुन होता है, और इमरजेंसी भी वो लेते हैं किस पे, कैबिनेट के एडवाइस पे लेते हैं। तो प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो ये याद रखना है इसमें। तो करेक्ट क्या है इसमें? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें वाइड डिक्लेयर नहीं करते, कैन डिक्लेयर ना, तो ऐसे नहीं कर सकते, तो ये ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेचर असेंबली हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शन आर एट टू टेक प्लेस। ये भी गलत है। ये भी हमारे पूरा आर्टिकल में लिया गया, ठीक है, 54 से ही लिया गया पूरा पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें ये भी साफ साफ दिया है कि
इलेक्शन को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता कि किसी राज्यों के जो असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो वही वोट देते हैं, वो सस्पेंडेड है, ठीक है? इस तरह से याद रखते हैं, या उनको डिसॉल्व है, तो ये याद रखना है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he/she has declared his assent. ऐसा है क्या? यही तो देखा, यही तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? इसी में हमारा जो अभी तमिलनाडु का गवर्नर केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि रीजनेबल टाइम फ्रेम सेट कर दिया था। इसी में जब प्रेसिडेंट ने उनको आर्टिकल 143 के जो कंसल्टेट किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्लैरिफाई किया कि नहीं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको रीजनेबल टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, ठीक है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे काम करेगी, ठीक है? तो याद रखना, तो इसका नॉन आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे स्टेटमेंट गलत है, और बहुत है, और बिल्कुल पूरा का पूरा ये आर्टिकल से ही उठाया है, और हर एक सीरियस स्टूडेंट को ये तीनों चीजें फैक्ट पता होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने दे दिया आपको पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है कि रूल दैट इलेक्शन कोई वैकेंसी होती है तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है, ठीक है? सारा वही आर्टिकल ही है, आपका आर्टिकल 171 है, ये आपका आर्टिकल 111 है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, करेक्ट पूछा है, ठीक है? अगेन करेक्ट पूछा है, 3 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है, ठीक है? अगेन उसमें ओनली 1 ओनली 2 वाला है, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में फिर से क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ते हैं। द मेंबर नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। ऐसा है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। हमें याद है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं, ठीक है? और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं गवर्नर द्वारा, वो शामिल नहीं होते हैं, तो याद रखना है, ठीक है? तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। Higher the number of elective assembly seat, higher the value of vote of each MLA of that state। ऐसा है क्या? ऐसा दिया है क्या? हायर द नंबर ऑफ, देखिए हमारा क्या होता है, जो हमारा वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट कैसे निकाला जाता है? में निकाला जाता है उनका जो ओवरऑल पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन होता है स्टेट का, और उसमें डिवाइड किया जाता है कि जो वहाँ के जितने नंबर ऑफ सीट है, नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है? तो सीट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है? दूसरा गलत हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, ठीक है? तो ये क्या दिया है? अब जैसे अब इस तरह के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन कोई नहीं याद रखता। उस साल के बहुत वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था एक्चुअली। इस तरह के क्वेश्चन कभी जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? हम ये भी याद रखते हैं कि सारे एमपी का जो वोट होता है वो इक्वल होता है, सारे एमपी एमएलए का वो जो वोट होता है वो वेरी करता है, लेकिन ये कोई नहीं याद रखता कि एमपी का ज्यादा है कि केरला का ज्यादा है, ठीक है? तो ठीक है, तो इसको देखते हैं, लेकिन ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा देखते हैं, the value of vote of each MLA of Puducherry higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population is to total number of इलेक्टिव सीट इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। सेम सेम वही है। अब इस तरह के जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको घबराना नहीं है, लेकिन अगर इसमें देखिए दो ऑप्शन तो निकल गए, अब दो ऑप्शन बचे तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है कि मतलब करेक्ट तो क्या, तो ये सारे तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, इन दोनों में हो सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है कि जब 50-50 हो तो रिस्क ले सकते हैं। और इसकी कभी किस तरह के क्वेश्चन की कभी तैयारी नहीं हो सकती है, और आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, तो ठीक है, हमें 18 से 19 के 20 करके ही, 18 से 19 करके हमें सेटिस्फाई होना है। इस तरह के क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना होता है, ठीक है? अपनी तैयारी को इस तरह के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं तय करना होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैंने दे दिया है, ठीक है? पहला इनकरेक्ट है क्योंकि ओनली इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इनकरेक्ट ये है कि जो एमपी वही है, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सली पॉपुलेशन होता है, जितना ज्यादा वो हमारा असेंबली जो होती है, सीट जितना रहेगी, सीट के हिसाब से यूनिवर्सली रहेगा, तो जितना ज्यादा सीट रहेगा उतना कम होगा वैल्यू, तो ये याद रखना है, ठीक है? तो ये तीसरा भी कर इनकरेक्ट है क्योंकि द वैल्यू ऑफ एमएलए मध्य प्रदेश है विच इज लोअर देन दैट ऑफ ये ठीक केरला, तो उसमें स्टेटमेंट गलत दिया था। यही खाली लास्ट स्टेटमेंट गई है कि जो एमएलए का पुडुचेरी में है हायर अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, वही फार्मूला हमेशा याद रखना है कि जो एमएलए का जो वोट का होता है, क्या होता है इनका, होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बल्कि नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली, ठीक है? नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, ठीक है? एमएलए एमपी का क्या होता है? एमपी का जो होता है, देखिए हमें पता है सारे एमपी का बराबर होते हैं, ठीक है? चाहे राज्यसभा हो चाहे वो हमारे लोकसभा को हो, सारे एमपी के बराबर होते हैं। एमएलए के वैरी करता है क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन वैरी करती है, स्टेट के नंबर ऑफ सीट्स वैरी करते हैं, ठीक है? याद रखिए। तो एमपी में क्या होता है,
एमपी में क्या होता है कि सारे राज्यों के जितने एमएलए के सीट होते हैं उन सारों को जोड़ के फिर टोटल नंबर ऑफ एमपी, ठीक है, तो इस तरह से याद किया जाता है, इसलिए ये सारा सबका इक्वल बराबर आता है, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्टोरल कॉलेज में बहुत अजीब अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एमपी जो प्रेसिडेंट का होता है इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है। इसमें कौन वोट कर सकते हैं, जैसे उसमें बताया ना, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड भी कर सकते हैं, इलेक्टेड भी कर सकते हैं, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में एमएलए वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली असेंबली के एमएलए शामिल होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये शामिल नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96 क्या है क्वेश्चन? अच्छा 2019 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, which one of the following suggestion that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link or should not have taken part in politics in recent past? ये बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट है, और सारे जब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो उसमें ही हमेशा जो गवर्नर का है, गवर्नर का है ना, कि जो पावर है, जो गवर्नर का जो रोल है, गवर्नर किस तरह से अपॉइंट होते हैं, किस तरह से उनको रिमूव किया जाता है, ये ओवरऑल उनका कंडक्ट है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। और ये इस पे हमेशा ये सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है कि ठीक है कि हम इसको उसको सजेस्टिव मेजर में देते ही हैं, कि सरकारी कमीशन ने कहा था कि जो गवर्नर होते हैं वो कोई वो पहले तो स्टेट जिस स्टेट में अपॉइंट होता है वहाँ के आउटसाइडर हो, और कोई रिसेंट उनका पॉलिटिक्स में ना ही हो, ठीक है, मतलब वो सीनियर मेंबर हो, ठीक है, उनका कोई रेपुटेशन इस तरह से हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इस चीज को। बाकी ये आपको डेट याद रखना है, ये डेट अगर आप मोटा-मोटा याद है, देखिए एनसीआरबी होता है ना, ये हमारा जो लगभग 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने किया था, एनसीआरबी डब्ल्यूसी, एनसीआर-डब्ल्यूसी बोलते हैं इसको, वेंकट चलैया कमीशन है ये, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था गवर्नर को लेके, ठीक है। सरकारिया कमीशन ने भी दिए थे, राजमन्नार कमेटी ने भी दिया था। ये सारा का सारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे कुछ न कुछ इन्होंने जजमेंट दिया था, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट है, ये सरकारिया कमीशन के लिए है, ठीक है। और जो भी इसलिए हम कहते हैं ना, आजकल क्या है, प्रीलिम्स जो हो गया और मेंस में कोई अंतर नहीं रह गया, वो मेंस के स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछ रहे हैं, सोचिए। इस तरह का सॉल्यूशन जो हम लोग बताए थे कि क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉल्यूशन को भी क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा था। सॉल्यूशन में देखिए, गवर्नर का इश्यू चलता है तो हमेशा सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन, पुची कमीशन का रिकमेंडेशन, एनसीआर-डब्ल्यूसी का रिकमेंडेशन, ठीक है, ये राजमन्नार कमेटी का रिकमेंडेशन, ठीक है, रिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका रिकमेंडेशन, है ना, वो हमारा जो एसआर मुंबई केस है उसका जजमेंट, ये सब सारे हमें कोट करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चल बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा सरकारी कमीशन, सी ऑप्शन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, हम दे दिए हैं आपको, ठीक है, तो यही है। आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, क्या है? विथ रिफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वही आ गया इलेक्टोरल कॉलेज पे, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज पे क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने 3 क्वेश्चन इसी में मिल गया हमें, खाली पिछले लगभग 8 साल में है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल देखा था, क्यों? क्योंकि वैल्यू जो होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट थे, बिल्कुल वेरी करता रहता है, ठीक है, तो बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी द राज्यसभा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है ना, चाहे एमपी जो लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, सारे के सारे इनकी जी इनकी वैल्यू होती है बराबर होती है, ठीक है, याद रखना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्शन है, इसका करेक्शन हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है हमेशा इसको। आगे बढ़ते हैं। 2018 क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, 361 रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन हमने देखा था, कोई स्टार्ट भी नहीं किया सकता, कोई कंटिन्यू भी नहीं रह सकता है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। सिविल केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, लेकिन 2 मंथ का नोटिस देके, ठीक है, 2 मंथ का नोटिस देके प्रायर, ठीक है। और दूसरा ये चीज, अगर मान लीजिए उन्होंने ऑफिस के दौरान कोई कंडक्ट किया, तो जब वो ऑफिस से वो हो जाएँगे, अपने पद से हट जाएँगे, तब उनके ऊपर लिया जा सकता है एक्शन, ये याद रखना है आपको, उस समय नहीं लिया जा सकता है, ठीक है? ये है। लेकिन उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो डिसीजन लिए हैं उन्होंने, उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या होता है, वो तो एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करते हैं, तो उनको कोर्ट में उनके जो काम है उसके द्वारा अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। लेकिन पर्सनल कमिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कोई मान लीजिए क्रिमिनल केस किया उन्होंने, तो उसमें क्या होता है, फिर वो उनके जब वो पद से हट जाएँगे तो उसपे केस चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है? क्योंकि वो ऑर्डिनरी सिटीज़न हो जाएँगे, ठीक है? तो पहले क्या हो, बिल्कुल ठीक है। द इमॉल्वमेंट एंड द अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये बिल्कुल ठीक है। जितने भी डिग्निफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके जो उनके जो अलाउंस वगैरह होता है, इमॉल्वमेंट होता है ना, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस के समय बदलाव नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। ये होता है, ये
उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए होता है, उनके पद की गरिमा बनाए रखते हुए ना स्टेट का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसके लिए होता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएँगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है? याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हमने दे दिया है आपको, अब ये हमने पिछले में बताया ही था कि इमॉल्वमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है? ये आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताते हैं ये रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये 14 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। हमने बताया था, देखिए आगे क्वेश्चन है, हमें क्या है कि आ, जो प्रेसिडेंट है इनके पास क्या सिचुएशनल डिस्क्रिशनर होता है सिर्फ, लेकिन गवर्नर जो होता है इनके पास क्या होता है, गवर्नर के पास क्या होता है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होता है, ठीक है? तो उसी पे एक क्वेश्चन है, तो हमेशा ये डिस्टिंक्शन आपको याद होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर पूछा है तो इसमें क्या हो, डिस्क्रिशन का मतलब क्या हो, जिस 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 एक्ट में जो गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइज पे काम नहीं करते, अपने स्वयं के जो स्व विवेक के आधार पे, अपने स्वयं के जो डिस्क्रिशन है उसके आधार पे काम करते हैं, उसी को डिस्क्रिशनरी पावर करते हैं, ठीक है? तो अब ये देखते हैं कौन कौन सा है। अब क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, ठीक है? अब इसमें क्या डिस्क्रिशनरी पावर कौन है, तीन स्टेट चार स्टेटमेंट दिया, उसमें देखा कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है वो आइडेंटिफाई करना है, देखते हैं। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये बिल्कुल ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी करेंगे क्या कि ठीक है गवर्नर को कहेंगे कि ठीक है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजिए कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाए, नहीं, ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो पहला ही बिल्कुल ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर बिल्कुल नहीं, हमने बताया था चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी के होते हैं, उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं वो एड एंड एडवाइस जब प्राइम मिनिस्टर में होते हैं और चीफ मिनिस्टर में स्टेट में होते हैं, तो हमेशा उनका डिस्कशन नहीं होता, किसी को भी वो बना देंगे मिनिस्टर, ठीक है? ऐसा नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये गलत, हमारा आंसर निकला है 1 और 3। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें एनालिसिस करना है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है ना? ये आर्टिकल 20 हमने बताया ना, इसमें आर्टिकल 20 में यही चीज है, ये डिस्कशन होता है। अगर सपोज दैट, क्योंकि कोई स्टेट असेंबली चाहेगा ही नहीं ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि गवर्नर उसके जो बिल हैं वो प्रेसिडेंट के लिए, वो प्रायर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व रखे, नहीं क्यों? इसलिए होता है कि ये उनका डिस्कशन है कि कौन गवर्नर देखेंगे। यही इसी में तमिलनाडु गवर्नर का जो केस था, RN रवि जो वहाँ के गवर्नर थे, उनपे उसी में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया को, वो क्या था कि मोस्टली जितने सारे उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट जो भी असेंबली में बिल लेके आती थी, एक्ट लेके आती थी, गवर्नर या तो उस पर बैठ जाते थे या तो प्रेसिडेंट को भेज देते थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी? तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्कशन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। क्या होगा? रिजर्विंग सेक्टर, हाँ बिल्कुल तीसरा होगा, दूसरा नहीं होगा। मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ये रूल जो होता है जिसे पता है ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं कंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रूल बनाते हैं, और गवर्नर जो होते हैं कंडक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूल बनाते हैं, लेकिन रूल जो होते हैं एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बनाते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1-3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारा? ठीक है, यहाँ पे आपने दे दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ये वर्ड याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है उनके पास, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, ठीक है? याद रखना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आर्टिकल 200 में दिया है रिजर्व करने के लिए, और 350 से में प्रेसिडेंट कर डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है? ऐसे ही कुछ और कौन कौन से हैं, जैसे ऐसे और कुछ हैं, जैसे हमें ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए याद रखना है, ठीक है? हमें जैसे हमें पता है ना कि हमारे यहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है, तो ये भी गवर्नर का रिपोर्ट जाता है, तो ये भी होता है। तो इस तरह में उनके पास डिस्क्रिशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है हमारे गवर्नर के पास, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसमें देखते हैं, 2013 का क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन हम अगले स्लाइड अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं। अच्छा, इस 4 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, ठीक है? हमने बताया था ना इस तरह के क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा-सा लॉजिकली पढ़ना होता है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं इस तरह के। तो फिर देखते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट एज़ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। ऐसा है क्या? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये ठीक था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो हमने ना स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन बनाया था, उसको एनफोर्स कराने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसमें ये प्रावधान रहा गया कि कोई एक गवर्नर है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? मतलब 2 राज्यों का तो बन ही सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रख, ये तो गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है। आगे पढ़ते हैं।
द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जस्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमें पता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, अभी जुडिशरी में पढ़ेंगे, ये कौन अपॉइंट करते हैं? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, याद रखना है ये चीज। जो लोअर कोर्ट होते हैं उसको अपॉइंट करने में गवर्नर का रोल होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, वो भी कोलेजियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, हाई कोर्ट कोलेजियम के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नो प्रोसीडिंग हैज बीन लेड डाउन, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फॉर हिज फ्रॉम हिज पोस्ट। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें पता है ना, गवर्नर क्या होते हैं? वो प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन करते हैं, ठीक है, सेंट्रल के एजेंट माने जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक माने जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें पता है कि इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद भी उनके कोई रिमूवल के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। वो सेंट्रल सेंट्रल प्रेसिडेंट की जब तक चाहे तब तक उनको गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेन्योर 5 साल का होता है, और उसके लेकिन बीच में भी वो उनको पद से हटा सकते हैं। और दूसरा ये बात कि उसका पद को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कितने साल के लिए भी बनाया जा सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको टर्म है उनका नेक्स्ट 5 साल भी फिर ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना है ये चीज। तो यही स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, सी स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा तीसरा डी पढ़िए। In case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आर्टिकल 239 हमने बताया ना, 239 डबल ए का क्वेश्चन है। इसमें यह है, हमने बताया था दिल्ली जो होता है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनको ओथ कौन दिलाते हैं? उनको ओथ कौन दिलाते हैं? उनको एलजी ओथ दिलाते हैं। तो ये दोनों डिस्कशन याद रखना है कि जो यूटी होते हैं, जिसमें लेजिस्लेटर स्टेट लेजिस्लेचर है, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, उसमें अपॉइंटमेंट सेंटर करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट वही हेड एज एडवाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। लेकिन जो होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं, जो ओथ दिलाते हैं, जो सेरेमोनियल उस समय जो सेरेमनी हेल्ड करते हैं, वो एलजी करते हैं। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे फैक्ट छुपे हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये रिवीजन के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। दोनों प्रोसीडिंग हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यही मोटा मोटा जो होता है, जो गवर्नर होता है, जो गवर्नर का पोस्ट होता है, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, इसमें यही मोटा मोटा याद रखना है, किसमें इनको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम करना है, किसमें इसमें किनको इनको हेड एडवाइज की काउंसिल पे काम करना है, कि इसमें इनको हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है, इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ऐसे थी, इसमें यही है कि ऑप्शन में क्या हो देगा, ऑप्शन में यही दे देगा कि आ, बस खाली वही बदल देगा कि हमें पता दे देगा कि गवर्नर के पास भी प्रेसिडेंट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अगर कोई हंग असेंबली होती है, किसी को किसी सिंगल पार्टी को पूरा फुल मेजोरिटी नहीं मिलती, तो वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ये इनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। लेकिन अगेन, जो प्राइम मिनिस्टर के अलावा दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के आधार पर ही अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। पहले लेक्चर कंप्लीट हुआ, हम उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा। हमने बताया था ना, देखिए इसमें ये जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पता है इलेक्शन जो मेथड होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, वोटिंग के जो एमपी एमएलए का जो वैल्यू होता है वो देखा हमने, ठीक है। हमें आता है कि एमपी का जितने भी हैं, राज्यसभा चाहे हो चाहे लोकसभा, सबके बराबर होते हैं। एमएलए का जो वोट होता है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा था। जो रूल पता है कि हमें गवर्नर के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिमूवल प्रोसेस नहीं दिया गया है, ठीक है। ये अभी वीटो पावर के बारे में आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमने ये देखा पार्डनिंग पावर जो होता है, दोनों के अंतर देखा कि गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर होता है और वो प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर होता है, दोनों में अंतर होता है। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसमें ये है कि ये जो कोई डेथ सेंटेंस होता है, डेथ को पूरा पार्डन कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल कुक एक्ट को भी ये कंसिडर कर सकते हैं, और कोई सेंट्रल एक्ट हो, इसमें ये तीन वाला ये तीन आपको एक्सेप्शन याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत मेंस में भी पूछे जाते हैं कि इन दोनों के डेथ सेंटर में क्या है। हमें पता है कि पार्डनिंग में क्या था, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू था, अगर कोई मैलाफार्ड इंटेंशन से गवर्नर काम नहीं कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि गवर्नर जो होते हैं या प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करते, वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, एड एंड एडवाइस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करते हैं, ठीक है। हमने भी देखा, ये देखा ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस पे सारे के सारे वही लिमिटेशन होते हैं जो लेजिस्लेचर पे लगते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस कोई फंडामेंटल राइट को एब्रिज नहीं कर सकता, ठीक है। ऑर्डिनेंस कोई बैक डेट में सिर्फ सिविल लग सकता है, क्रिमिनल नहीं लग सकता है, ठीक है, याद रखना है। और ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को बदल सकता है, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी अभी अगर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में, ये प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनेंस पावर है, ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है, ठीक है। अभी मोटा मोटा हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर के ऑर्डिनेंस के बारे में और सारा
पढ़ेंगे, ठीक है? डिस्क्रिशनरी पावर हमें ये याद रखना है कि जो गवर्नर होता है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही डिस्क्रिशन दिया है कि किसमें उनको खुद ही इंडिपेंडेंट काम करना है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ़ सिचुएशनल है कि कुछ सिचुएशन अराउज़ होगा, तभी उनको उनके पास डिस्क्रिशन आता है, ठीक है? कि हमेशा ये तुलना करके पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर का जब भी है, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, कि जो सेंटर का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, गवर्नर का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों की पावर में क्या अंतर है? हमने देखा पार्डनिंग पावर में अंतर है, हमने देखा डिस्क्रिशन में अंतर है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है, उनके पास बहुत सारा ये जो इमरजेंसी पावर वगैरह होते हैं, गवर्नर के पास नहीं होते हैं, ठीक है? इस तरह का हमें याद रखना है चीज़ें, ठीक है? फ्यूचर में हमें ये सब जितने एरिया हैं, इस पे स्पेशली हमें अपनी कोशिश करना है कि हमें पता है गवर्नर क्या होता है, इलेक्टेड नहीं होते हैं, है ना? हमारे यहाँ जैसे होता है, हमने बताया था यूएस वगैरह में गवर्नमेंट जो होता है हाईएस्ट स्टेट का एग्जीक्यूटिव पोस्ट, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्टेड नहीं होते हैं। आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारे जो गवर्नर होते हैं, स्टेट के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? वो अपॉइंट क्यों होते हैं? वो सेंटर द्वारा अपॉइंट क्यों होते हैं? ये हमें क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, ठीक है? तो ये हमें इनका और ये हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें सिर्फ एमपी और एमएलए एमपी भाग लेते हैं, एमएलए नहीं लेते हैं, और सारे एमपी चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। अब प्रेसिडेंट क्या होता है जो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर में जो डिफरेंस है वो याद रखना है आपको। ठीक है? और ऑर्डिनेंस और परमानेंट ऑर्डिनेंस को हमें पता है ना, ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैक्सिमम इसका क्या ड्यूरेशन होता है? अगर ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब तभी लाया जा सकता है जब कोई न कोई मतलब दोनों हमारा एक भी हाउस हाउस सेशन में है, क्योंकि दोनों हाउस सेशन रहेगा तभी हमारा कोई लॉ इनेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए एक भी हाउस सेशन में तो ये तभी लाया जा सकता है। और हमें पता है कि जब सेशन कभी मिलेगा दोबारा, तो 6 वीक होता है, 6 वीक में उनको उनको वापस उस पे कंसीडर करना ही है। इस पे एक लिमिट लगाया गया है, ये परमानेंट लॉ नहीं होता है, ये कोई पैरेलल पावर नहीं है एग्जीक्यूटिव के पास। ठीक है, देखेंगे ना, ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो गया ना, सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है क्या कि वो लॉ बनाए, लेकिन हमारे पास गवर्नर को भी दिया गया है और ये प्रेसिडेंट को भी दिया गया है, लेकिन वो कंटीजेंसी प्रोविजन है, ठीक है? हमारा हमेशा सेशन तो हमेशा नहीं, पार्लियामेंट का सेशन या असेंबली का सेशन तो हमेशा नहीं रह सकता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ठीक है? ये एक्सनजेंसी पावर है, इसको बिल्कुल है कि नॉर्मल पैरेलल पावर की तरह यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसलिए कुछ कुछ लिमिटेशन लगाया है उसपे, ठीक है? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो सेकंड पार्ट है, हम उसको कवर करेंगे। उसमें भी हम लगभग देखें 2012 से लेके 1995 के जितने भी गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे। उसमें हम कम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी वगैरह इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू, इस पे हमारे आप प्लेलिस्ट पे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं चैप्टर वाइज यूपीएससी की जितने भी चैप्टर पॉलिटी है उसको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की तरह कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट से हम पूरा एग्जीक्यूटिव तक आ गए हैं, ठीक है? और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए, और जो भी आपकी क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, इनमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए उसको, ठीक है? हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, जिससे हम फ्यूचर की पीपीटी वगैरह यहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है? चैनल से जुड़े रहने के लिए हम हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें इसको, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू।